अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कैलकुलस पे के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। सबसे पहले फंक्शन के देखने से पहले हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, रिलेशन क्या है, और फिर उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन और उसके बाद फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सपोज के कोई दो से सेट ले लेते हैं, हम ए ले लेते हैं, ओके 1 2, और बी मैंने लिया ए बी। तो ए क्रॉस बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे? तो वो हमने क्या करना होता है, पहले 1 को लेंगे, उसके साथ ए लिखेंगे, फिर 1 को लेके बी लिखेंगे, इसी तरह फिर 2 को लेंगे, ए के साथ लिखेंगे, और 2 को लेके बी के साथ लिखेंगे। तो ये है क्या है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका। अगर 3 होता तो उसको भी साथ 3 ए और 3 बी लिख देते, या इसके साथ ए बी सी होता तो 1 ए 1 बी 1 सी, 2 ए 2 बी 2 सी, इस तरह करके जो है हम क्या लेते होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ये मैट्रिक 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन की डेफिनेशन जो है वो ये है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि ये जो सेट दिए हुए हैं ना, इनका आप कोई भी सबसेट ले लें तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। 1 बाई ए ले लें, या 1 ओ ए 1 ओ बी ले लें, ठीक है, 2 लें 3 लें, यानी कि इसका आपने सबसेट लेना है। तो जो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी? नो टू ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि अगर मैं फंक्शन लेता हूँ ए टू बी, ठीक है, तो वो कहता है कि कंडीशन है कि फिर नहीं होना चाहिए क्या, कि दोनों जो है ना, जो ऑर्डर पेयर आप ले रहे हैं उनका पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, पहले एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे को रेंज कहते हैं, तो वो कहते थे कि डोमेन जो है वो रिपीट ना हो, डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है कि जो भी आपने यहाँ पे सेट लेने हैं, जो भी आपने ऑर्डर पेयर लेने हैं, वो इस तरह के हों कि उनमें जो पहला है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट है वो रिपीट ना हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब ये एक जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ली है, तो इसमें जो पहला है वो आपके पास डोमेन होता है, और जो दूसरा है वो क्या होता है, रेंज होता है। यानी कि 1 2 जो है इसमें डोमेन है, और ए बी जो है इसमें रेंज है। अच्छा, एक और चीज़ कोडोमेन भी होती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फंक्शन आपको पढ़ा लूँ, फिर मैं कोडोमेन के कंसेप्ट की तरफ भी साथ साथ जाऊँगा। अच्छा, इसको जो सेट ए है हमारे पास, ये डोमेन, और बी जो है ये क्या है हमारे पास, कोडोमेन है। फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन, वो हम आगे चल के अभी देखते हैं। अच्छा, इसमें जो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हम फंक्शन को नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये मैपिंग है, और इसका आंसर जो है x आप पुट करेंगे तो y उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए x को हम कहते हैं डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, वो इंडिपेंडेंट। अब इसकी जो है मैं आपको एग्जांपल दे दूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। x की जो भी वैल्यू होगी, सॉरी, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है और ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है। तो x की जो भी वैल्यू होगी, x से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, x की कोई भी वैल्यू आप ले लें,
फर्ज करें मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो y कितना हो गया 4, ठीक है। इसी तरह अगर मैं x को 4 ले लेता हूँ तो y क्या है, वही y इक्वल होगा 5 के। तो कहने का ये मतलब है कि x को कोई परवाह नहीं है लेकिन y को परवाह है, बिल्कुल y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। तो y को डिपेंडेंट कहा जाता है और x को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट। एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि अगर हम एरिया निकालते हैं सर्कल का पाई आर से केयर, अब यहाँ पे एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई पे तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो इसकी तो परमानेंट वैल्यू 3.14 समथिंग है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आर के ऊपर। अगर आर बढ़ाते जाएंगे तो एरिया बढ़ता जाएगा, आर कम करेंगे तो एरिया कम होगा। तो यहाँ पे ए जो है आपके पास वो डिपेंडेंट है और आर जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, होप सो कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की समझ आ गई। ओके, अच्छा, फंक्शन जो आर टू आर होते हैं उन्हें रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं, या फिर एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो आर हो, आर टू आर हो, तो ये क्या है हमारे पास, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। कौन से, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन जो आपने अक्सर किताबों में पढ़ी है कि एक्स कोई सबसेट है आर का, और एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो क्या होता है, फार्मूला है। एक रूल का लफ्ज़ भी आपने पढ़ा होगा, मेथड भी, या कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड भी आपने पढ़ा होगा। अब इसका काम क्या है, दैट एसोसिएट विद ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स अ यूनिक रियल नंबर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि फर्ज करें मैं दो सेट ले रहा हूँ, ये ए है मेरे पास 1 2 3, और ये मेरे पास है ए बी सी। ठीक है, अब ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इनके दरमियान फंक्शन है। अब फंक्शन कब ठीक होगा, आपने हमेशा याद रखनी है कि इनपुट एक के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते, एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते। फर्ज करें मैं लिख दूं कि 1A और फिर इसको ऐसे जोड़ दूं, तो अब इसे क्या लिखूंगा, जो मैंने ऑर्डर पेयर में लिखूंगा 1A 1B। अब अभी अभी हम मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि आपके पहले एलिमेंट कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए, दूसरे बराबर हो सकते हैं। तो फिर ये जो है ना वो क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ये जो हमने लगाया है ना, तो यहाँ पे जो है, फिर मैं इसे दोबारा से बना लेता हूँ। हाँ, अगर ऐसा होता है कि ये फर्ज करें ये, ठीक है, अब ऊपर वाले को मैं क्या लिखूंगा, 1A, ठीक है, 2A और 3C। अब आप देख सकते हैं कि जो पहली एलिमेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, उनके अंदर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन है। तो बात वही याद आपने रखनी है कि एक इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकते, जबकि एक आउटपुट के एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ने देखा कि 1 जो है इनपुट है, ए उसका आउटपुट है, 2 इनपुट है, ए उसका आउटपुट है। तो ए आउटपुट जो था उसके 2 इनपुट हैं, 1 और 2, लेकिन एक बात आपने याद रखनी कि जो इनपुट है उनका आउटपुट जो है वो एक ही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बड़ी अहम है, जो आपको समझ आएगी। जिस ये मतलब है ईच, हर एक्स के लिए अ यूनिक जो है ना वो रियल नंबर वाई होना चाहिए, यानी कि हर इनपुट के लिए ये जो स्मॉल एक्स है ये हमारे पास क्या है,
इनपुट है, हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। अब उस आउटपुट को मैथ की ज़बान में हम बोलते हैं इमेजेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, इमेजेस, और इनको बोलते हैं प्री इमेजेस, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। अब यहाँ पे मैं आपको डोमेन रेंज का कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं। अब ये जैसा कि हमने लिख लिया है, तो इसमें जो डोमेन है वो है हमारे पास 1 2 3 जो पहले पहले मैंने लिखे थे। अब इसमें जो रेंज है वो है आपके पास ए सी, ठीक है। देखिए बी तो यहाँ पे नहीं आया ना, बी बिल्कुल खाली है, उसके ऊपर कोई मैपिंग नहीं है। तो रेंज क्या है हमारे पास, ए और सी। अब एक लास्ट चीज है कि व्हाट इज को डोमेन। तो को डोमेन जो है वो क्या होती है, पूरे का पूरा सेट बी होता है। रेंज में हमेशा इमेजेस लिखे जाते हैं, वो सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। को डोमेन क्या होते हैं, पूरे के पूरी दूसरे सेट के इक्वल होती है, और डोमेन पहले सेट के इक्वल होती है, क्योंकि डोमेन जो है पहले सेट के इक्वल नहीं होगी तो वो फिर कभी फंक्शन भी नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेशन हमने देख ली इस हवाले से, डोमेन और रेंज के हवाले से, इमेजेस और प्री इमेजेस के हवाले से। अब थोड़ा सा ग्राफ की ज़बान में भी इसे समझ लेते हैं कि अगर एफ गिवन फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, वो सारे ऑर्डर पेयर का पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो मैं बजाय इसके आपको आगे लेके चलूँ, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। और ईज के लिए आप हमेशा क्या क्या करें कि यहाँ एक्स ले लें, यहाँ वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से आपके पास वैल्यू आती जाएगी। इसको 1 लें, ये 2 हो जाएगा, इसको 2 लेंगे 3 हो जाएगा, इसको 3 लेंगे ये 4 हो जाएगा, इसको 4 लेंगे ये 5, और इसको 5 लेंगे तो ये 6। इस टाइप का ये कोई फंक्शन है। अब हम ज़रा इसे जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो 1 2 है, यानी कि x जहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। ये x 1 हो गया, ये y 2 हो गया, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पहला पॉइंट। फिर क्या है, 2 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 4 है, यहाँ पे आ जाएगा। 4 5 है, यहाँ पे आ जाएगा। 5 6 है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है किस्म का, ये भाई पेंसिल से सही नहीं लग रहा, और ये आपके पास इसका क्या है, ग्राफ है। ये तो मैंने सिंपल सा लिया है, अगर यहाँ पे कोई स्केयर वगैरह का चक्कर होता तो फिर इतना ग्राफ इस साइड पे भी बनना था, अगर स्केयर होता तो। अच्छा, इससे आगे ग्राफ भी हम देखेंगे, आज के ही लेक्चर में कुछ ग्राफ भी दिए हुए हैं, उनको भी हमने देखना है। अच्छा, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ द फंक्शन हम देखते हैं, और पहली है हमारे पास व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। क्या, ऑन टू या सरजेक्टिव। फॉरन सारी बुक में सब्जेक्टिव का लफ्ज ही होगा, तो आप इसे समझ लें कि ऑन टू और सब्जेक्टिव एक ही चीज़ है। अब इसमें कंडीशन क्या है, बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपकी रेंज बी के बराबर आ जाए, या मैं इसे अगर इस तरह लिख दूं कि रेंज अगर बराबर आ जाए को डोमेन के, किसके, को डोमेन के, तो फिर जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू होगा। तो ये डेफिनेशन ऑन टू की होगी। इसी तरह जो है 1 to 1 कौन सा फंक्शन होता है कि अगर आप उसकी डोमेन बराबर नहीं लेते तो उसकी रेंज भी बराबर नहीं आनी चाहिए, और अगर उसकी रेंज बराबर आ रही है तो उसकी फिर डोमेन भी बराबर होनी चाहिए, यानी कि हर एक का यूनिक इमेज होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स किया, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या है, 4 है। x इज इक्वल टू -2 के इक्वल रखते हैं, फिर भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब ये दो बराबर नहीं है, यानी कि मैं इसको x1 कह दूं, इसको x2 कह दूं, इसको y1 कह दूं, इसको y2 कह दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x1 और x2 इक्वल नहीं है। लेकिन
y1 इक्वल है किसके, y2 के। तो ये बड़ा वायलेट कर रहा है, उसने कहा कि अगर नहीं है इक्वल तो फिर इनके y भी इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट 1 to 1, ठीक है, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, इस तरह अगर आप ले लें y इज इक्वल टू x, तो ये आपके पास क्या है, 1 to 1 फंक्शन। इस तरह इस 1 to 1 फंक्शन को हम फिर क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, और वो कौन सा होता है, एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, दोनों को अगर मिला दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल उसने दी है एक्स क्यूब की, कि ये जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, आपने देख लेना है कोई सा भी यहाँ पे वैल्यूज पुट करके। अच्छा, उसके बाद जो है वो डेफिनेशन है हमारे पास फंक्शन के हवाले से, कि दो फंक्शन को ऐड करके अप्लाई करें या अप्लाई करके ऐड करें, इक्वल माइनस, ये सारी चीज़ें जो है होल्ड करती हैं। वैसे ये चीज़ें बड़ी अहम है, आपने इन्हें गौर से देख लेना। ओके, अच्छा, ये एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरह जो है ये अप्लाई होके इसका आंसर ठीक आता है, ये भी उससे रिलेटेड है, आपने देखनी है। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जो है ये देख लेते हैं कि f जो है a टू b और g जो है वो b टू c फंक्शन है, ठीक है। दो फंक्शन है हमारे पास, एक f है और एक g है। तो कंपोजिट फंक्शन g f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो मेरे ख्याल में इसको मैं एग्जांपल से ही सॉल्व करवाऊँ तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। एफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है 2x, और g ऑफ x में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 1। अब सबसे पहले अगर g ऑफ f ऑफ x कहा जाए, ठीक है, तो भाई इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है, g बाहर रखें और f को अंदर अप्लाई कर दें x के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो g वाला फंक्शन है ना, जहां पे x है वहां पे एफ एक्स लिखना, ठीक है। तो क्या बनेगा, फिर वो बन जाएगा 3। अब हमने क्या पढ़ा कि जो इधर x था ना, उसकी जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो सारी x की जगह आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स 2x के इक्वल था, तो ये 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया g ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ ऑफ g ऑफ x अगर आप निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, होगा एफ ऑफ g ऑफ x। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे x था वहाँ पे क्या आ गया, gx आ गया। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने gx की पूरी वैल्यू पुट करनी है। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, gx की वैल्यू, और gx की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दें 6x स्क्वायर माइनस 2। तो ये किसकी आ गई, वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की। और यहाँ पे आप नोट करें कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका ये वाला आंसर है और इसका ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन हैं। जैसे ये डेफिनेशन है हमारे पास कि अगर ए नॉट, A1, A2 अप टू सो ऑन एन माइनस 1 ये रियल नंबर्स हैं और n नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो फिर एक्सप्रेशन जो है वो ये जो दिया हुआ है ए नॉट एक्स एन प्लस A1 एक्स एन माइनस 1 अप टू सो ऑन, ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। वेयर एक्स इज रियल, एक्स रियल है तो ये पॉलिनोमियल को भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। और वो कहता है कि अगर ए नॉट ज़ीरो की इक्वल ना हो, अब देखें ना, अगर ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो फिर एक्स एन हमारे पास बच जाएगा और हमारे पास ये जो पोलिनोमियल होगा वो डिग्री उसकी कितनी होगी, एन होगी। अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो फिर ये होगा एन माइनस 1 डिग्री का, और अगर सारे ही ज़ीरो हो जाते हैं, एक्स सारे ही ज़ीरो हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसके साथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ।
इतनी मुझे इजाज़त है लिखने की, तो ये क्या होगा 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं जिनमें अलजेब्रा इन्वॉल्व हो, जिनमें आप टर्म्स को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट, पावर और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अहम सी बात कि ऐसे तमाम फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो वो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं। इनमें आप समझ लें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे क्या हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। ठीक है। अच्छा, रियल सीक्वेंस क्या होता है? अच्छा, रियल सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले ये देख लें कि सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर की। अच्छा, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। ठीक है। अगर आपके पास रियल सीक्वेंस का जो आंसर है वो अगर रियल आ रहा हो तो वो रियल सीक्वेंस होता है, अगर उसकी वैल्यू कम्प्लेक्स आ रही हो तो फिर वो इमेजिनरी सीक्वेंस कह सकते हैं, कम्प्लेक्स सीक्वेंस कह सकते हैं, होता है। ठीक है। और अहम डेफिनेशन है कि एक फंक्शन जो आर टू आर हो वो बाउंडेड कब होगा, जब उसकी रेंज जो है ना वो बाउंडेड होगी। रेंज बाउंडेड का क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन प्लस 1 रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे एन की आप कोई वैल्यू भी रिप्लेस करेंगे, अगर आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, एन अगर इवन होगा तो फिर एस एन का जवाब हमेशा 2 आएगा, और एन ऑड होगा तो एस एन का जो आंसर है वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये फिर -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि बाउंड है, इसका आंसर जो है या इसका जो आउटपुट है वो बाउंड है 0 और 2 के दरमियान। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। 0 इसका इन्फीमम और 2 इसका सुप्रीमम है। इस तरह एक और फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप देखें कि जो भी आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, फ़र्ज़ करें 1 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 9, 16, 25, ये बढ़ती जा रही है, ये कहीं पे रुकेगी नहीं, तो ये बाउंडेड नहीं है बल्कि क्या है, अनबाउंडेड है। ये वाला फंक्शन कौन सा है, अनबाउंडेड है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो हमारे पास अनबाउंडेड हो चुकी है। मोनोटोन सीक्वेंस कौन सा होता है, या तो वो बढ़ता रहे या कम होता रहे। तो नॉन डिक्रीजिंग कब होगा, जब इक्वलिटी का साइन होगा, यानी कि जो अगली टर्म आ रही है वो या तो पिछली के बराबर है या उससे बड़ी है। ठीक है। इसी तरह नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है जो अगली टर्म है वो या तो छोटी है या उसके बराबर है, यानी कि जहाँ पे इक्वलिटी होगा वो नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग है। अब इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कहते हैं इसको, कि जहाँ पे इक्वलिटी वाला ऑप्शन ही ना हो, अगली टर्म या तो बड़ी आ रही हो या फिर छोटी आ रही हो। ठीक है। बड़ी आ रही होगी अगली टर्म तो वो इंक्रीजिंग होगा, और छोटी होगी तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। तो नीचे इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ग्राफ्स हैं, तो ये ग्राफ्स हैं कुछ फंक्शन के। पहला फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन को जैसे इसने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, समझ लें कि एफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स की जो वैल्यू मर्जी है पुट कर दें, इसका आंसर क्या चलता आएगा, सी चलता आएगा। तो अगर आपके पास ये ए जो है या सी की बात कर लें, ये आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये लाइन ऊपर होगी, और अगर ये -c मैं इधर ले लूँ तो ये लाइन नीचे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसके अलावा इसने कहीं ऊपर नीचे नहीं जाना, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट होगा। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, तो ये बिल्कुल आप कोई सा भी ले लें, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 2। ठीक है। तो आप इनको पेयर्स की शक्ल में बनाते जाएं, यानी कि इसके पेयर कैसे बनेंगे, 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3,
4 4 अप टू सो ऑन, ये ऐसी लाइन बन जाएगी। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन जो है वो है एक्स का मॉड। अब मॉड के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो मॉड होता है वो दो वैल्यूज देता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर उसके मॉड के दरमियान वाला नेगेटिव है तो उसका मॉड की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और अगर दरमियान जो उसके अंदर है, मॉड के अंदर है, वो अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और ये वाला किसके लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए है। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप टेबल बना सकते हैं। ये x है, ये फर्ज करो माइनस एक्स मैंने ले लिया, ये 1 लूँगा ये -1 होगा, ये 2 लूँगा तो ये -2 होगा, ये 3 लूँगा तो ये -3 होगा, ठीक है। तो 4 लूँगा तो -4। तो फिर ऐसे अगर ड्रा करते हैं, ये -1 -2 -3 -4, और ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, नीचे भी इसको आप जैसा मर्जी ड्रा करना चाहें ड्रा कर सकते हैं। अगर x वालों को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो y फिर इधर पॉजिटिव होगा, ये लाइन इधर जाएगी, और अगर x वालों को ही आप नेगेटिव रखें तो y वाले पॉजिटिव होंगे और ये लाइन इस साइड पे जा रही होगी। तो कहने का ये मतलब है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये लाइन यहाँ पे जाएगी। अच्छा, इसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे टेबल उसने बना के दिखा दिया। आप बेशक इन पॉइंट्स को 0 0 को 1 1 को ड्रा करेंगे तो यहाँ पे आएगा, 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह 2 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 -4 यहाँ पे आ जाएगा। ये इसी तरह जो है एक आपके पास बन जाएगा। अच्छा, सबसे अहम टॉपिक ब्रैकेट फंक्शन का, ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको नहीं पता होता। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इसको एक तो आपने क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखना होता है इस ब्रैकेट फंक्शन को, इसकी पहचान यही है। और यहाँ पे ज़रा देखें कि आपने अपनी लिमिट चेक करनी होती है कि x की रेंज कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। x जो है आपके पास वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, लेस देन आर इक्वल लेस देन 1 है। इस तरह x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो लेस देन 2 है। तो यहाँ पे देखें कि फिर fx का आंसर क्या होगा, जो इक्वालिटी वाला है ना वही वाला क्या होगा, fx का आंसर होगा। और इसके अगर ग्राफ पे नज़र दौड़ाएं तो fx 0 के बराबर है। जब x 0 है, पहली बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 1 तो इसमें शामिल है, 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है। तो 1 को उसने शामिल किया, लेकिन 2 के ऊपर ये उसने एक होल क्रिएट किया हुआ है। ये क्या है, होल है। इसका ये मतलब है कि ये वाला हमारी जो लाइन है ये 2 तक नहीं जा रही, उससे पहले रुक रही है। इस तरह अगली है, और इस तरह नेगेटिव के लिए भी ये है। तो इससे हम इस शेप की वजह से इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। आपने सीढ़ी के स्टेप देखे होंगे, वो भी इसी तरह होते हैं, तो इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ये सारा कुछ ठीक है। एक और फंक्शन है, तो ये फंक्शन का आप अगर कंडीशन देखें कि x अगर पॉजिटिव है या 0 के बराबर है तो उसका आंसर 1 होगा, और अगर x लेस देन 0 है तो उसका आंसर -1 होगा। इसका क्या मतलब है कि हम 1 और -1 सॉरी ये -1 और 1 के दरमियान जो है वो खड़े हैं, इससे ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। वो कहता है जो पॉइंट अगर ये हम लेते हैं -1 व 0, तो ये इसके ग्राफ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही एक्सरसाइज है, ये अब आप लोगों ने खुद करनी है। इसकी हेल्पिंग बुक भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। वैसे कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि इसको ना समझ आ सके। ये एक 2 एग्जांपल मैंने करवाई थी इसके के लिए। अच्छा, ये यहाँ पे पड़ा है जी डोमेन एंड रेंज, तो चलें ये गुड हो गया। यहाँ पे एक एक हम देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना।
अब डोमेन के अंदर दो चीजें हैं कि देयर मस्ट नो नेगेटिव टर्म इन स्क्वायर रूट। ठीक है, डोमेन ऐसी होगी कि जिसके पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना आए। ये आपने लाजमी याद रखना है। ये तो स्क्वायर रूट का केस है। वैसे अगर बट्टे वाला केस देखें तो इसमें होता है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। ये इस केस में है। चलें पहला सवाल जो है देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, ठीक हो गया। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये तो -3 बन जाएगा, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि इसकी डोमेन में कौन से ऐसे नंबर आएंगे। तो इसकी जो डोमेन है उसमें -2 भी नहीं आ सकता और +2 भी नहीं आ सकता। इसके अंदर आप 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन जो है इसकी क्या होगी, 0 + 1। ठीक है, ये इसकी है। या आप इसे ऐसे कह दें, चलें थोड़ा सा -1 से +1। ठीक है, इसके अंदर वाले पॉइंट्स भी अगर इसके अंदर आ जाते हैं तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डोमेन है आपके पास। ठीक है, और रेंज जो है इसकी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, क्योंकि रेंज में इसमें कोई भी आंसर आ सकता है। इस तरह अगर ये इस फंक्शन की बात करते हैं तो बस सिर्फ हमें जो है ना ए नहीं पुट करना। अगर ए पुट करते हैं ना एक्स की जगह, ठीक है, अगर एक्स की जगह ए पुट करते हैं फिर ये तो 0 बन जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है कि रियल में से आपने ए पुट नहीं करना, बाकी कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपने दोनों कंडीशन को देखना है, एक तो नेगेटिव भी ना आए और बटे में 0 भी ना आए। तो ये बड़ा ख़ास ख्याल करके आपने ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर ना हो तो फिर आपने मुझे बताना है, ये मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये इसके इनके ग्राफ बनाने हैं और चलें ये आपके ज़िम्मे है। कल से जो है हम लिमिट ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके थ्योरम देखेंगे, और इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और वो कंटिन्यूटी पढ़ के हम अपने चैप्टर को बाय बाय बोल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।